बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। नादरीन, मैं ट्रैवल कर रहा था, ये जगह अच्छी लगी मुझे, तो मैंने सोचा यहाँ बैठ के एक वीलॉग कर लेते हैं। आपके साथ लोकेशन भी आप देख लेंगे, यहाँ नज़ारे भी अच्छे हैं और जो ख़बरें हैं वो तो सारी मुकम्मल हो गई। सारा दिन की रुदात जो चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि आज़ाद कश्मीर में जो सूरत हाल है वो जूं की तू है और वहाँ पे एक जमूत तारी है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों के बीच में मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन वो अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को इस वक्त जो ऑफ़र्स की गई हैं उनमें एक तो ये कहा गया कि जो पुरानी पोजीशन है उसको फौरी तौर पे बहाल कर दिया जाता है, यानी FIRs ख़त्म कर देंगे, जो कलअदम का स्टेटस है वो ख़त्म कर देंगे, 4th शेड्यूल में से नाम निकाल दिए जाएंगे और चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। फिर इलेक्शन होने दो, इलेक्शन के बाद देखते हैं फिर बाकी चीज़ें क्या करनी है। और क्योंकि आइनी तरमीम के बगैर ये हो नहीं सकता कि जो नशस्तें मुहाजिरीन वाली हैं उनको ख़त्म किया जा सके, लिहाजा आप इंतज़ार करें। पहले ये कहा गया कि जनाब 6 सीटें कर देते हैं, 4 सीटें कर देते हैं। फिर इस बात पे फटा पड़ गया कि जनाब इन सीटों को आप कम तो कर रहे हैं, लेकिन क्या इनके पास वो इख्तियार बाकी रहेगा कि ये वज़ीर आज़म के इंतखाब में वोट कर सकें। तो इस पर अभी बहस चल रही थी और अब मामला किसी और तरफ निकल गया, क्योंकि इलेक्शन बहुत करीब आ गया है। अब चंद दिन के बाद जो है वो इलेक्शन है, यानी 2 दिन के बाद इलेक्शन है आज़ाद कश्मीर में। जो पहला मरहला है वो होने वाला है इलेक्शन का। अब इसमें आज़ाद कश्मीर के लोग तो बिल्कुल ही इर्रेलेवेंट हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की बहुत बड़ी तादाद मीरपुर में पहुंचा दी गई है, क्योंकि मीरपुर डिवीज़न में पहला मरहला है इलेक्शन का और शदीद खौफ व हरास और दबाव का माहौल है, जिसके अंदर ये इलेक्शन करवाने की कोशिश की जा रही है। जब से पाकिस्तान बना है या आज़ाद कश्मीर आज़ाद हुआ है भारत के कंट्रोल से, तब से लेकर अब तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इलेक्शन इस माहौल में आज़ाद कश्मीर में हो रहा हो। इस मरतबा वाकई बहुत खौफ व हरास है और वहाँ पे इलेक्शन करवाने की कोशिश की जा रही है। कुछ मुतालबात ऐसे हैं आज़ाद कश्मीर के लोगों के, चले ये 2 चीज़ें आप कबूल कर लें और उसके बाद बाकी चीज़ें बाद में करते हैं, लेकिन ब्रिगेडियर फाइक को और IG जो वहाँ पे लगाए गए हैं, इन दोनों को हटाने का मुतालबा भी किया गया था कि जो सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर फाइक हैं, जिन्होंने इन सारे ऑपरेशंस को लीड किया, उन्हें आज़ाद कश्मीर से हटाया जाए और साथ में कहा गया कि IG को भी हटा दिया जाए। तो इन 2 लोगों को वहाँ से नहीं हटाया गया, ये मुतालबा तस्लीम नहीं किया गया, जिसके बाद शकूक व शुबहात बढ़ जाते हैं कि अगर ये इलेक्शन करवाने में कामयाब हो जाते हैं और अपनी मर्ज़ी की हुकूमत मुसल्लत कर देते हैं तो उसके बाद क्या होगा। अच्छा, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को ये भी कहा जा रहा है कि आप लोगों को कहें कि वो निकल कर वोट डालें और आप अपने नुमाइंदे भी खड़े कर दें बेशक इलेक्शन में, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को पूरा यकीन है कि अगर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी इलेक्शन में आ गई तो PTI भी आ जाएगी। और धांधली का तो पूरा बंदोबस्त किया गया है, फॉर्म 47 जारी करके PTI और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को फारिग करेंगे और पीपल्स पार्टी और PMLN को एक मिली जुली सरकार वहाँ पे बनाकर दे देंगे दूसरी जमातों के साथ मिलाकर। इस्तेकाम पार्टी को भी जोड़ दिया गया है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ, ताकि वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकें, उनकी सीटें जस्टिफाई हो सकें। तो ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का सारा खेल है जो वहाँ पे खेल रही है। आज़ाद कश्मीर के जो वकला हैं, आज़ाद कश्मीर बार कौंसल, उन्हें बड़ी देर के बाद होश आई है। यानी वकला तो ओवरऑल पाकिस्तान में वकला में करंटी ख़त्म हो गया है। जुडिशरी की जो हालत है, जो पाकिस्तान की अदलिया के साथ हो चुका है, वही आज़ाद कश्मीर में भी अदलिया के साथ हो रहा है। वकला वहाँ पे भी उतनी जिम्मेदारी ले रहे हैं जितनी पाकिस्तान में ले रहे हैं। अब आज़ाद कश्मीर की जो बार कौंसल है वो अब खड़ी हो गई और वो ये कह रहे हैं जनाब कि बड़ी ज़्यादती हुई है, इलेक्शन एक ही मरहले में होना चाहिए, ये 3-3 दफ़ा इलेक्शन करवा के अब ज़्यादती कर रहे हैं। देखिए, पूरे पाकिस्तान में जो इलेक्शन है वो एक दिन में हो जाता है, लेकिन आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को 3 मराहिल में करवाने का मकसद क्या है? वजह यह है कि वहाँ पे निज़ाम कंट्रोल में नहीं है, अवाम कंट्रोल में नहीं है और इस इलेक्शन के नतीजे में वो नताइज हासिल करने हैं जो एस्टेब्लिशमेंट चाहती है, तो फिर उनको मरहला वाइज करना पड़ेगा, एकदम वो कर नहीं पाएंगे। नाज़रीन, सबसे ज़्यादा जो मैं इंटरेस्टिंग चीज़ देख रहा हूँ ना वो बिलावल की स्टेटमेंट है। बिलावल स्टेटमेंट ऐसे देता है जैसे सारी ज़िंदगी हो गई इस ख़ानदान को कभी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत ही नहीं मिली। यानी लंबा अरसा हो गया बिलावल और उसकी जमात की आज़ाद कश्मीर में हुकूमत रही है। आज भी जो हुकूमत है आज़ाद कश्मीर में वो बिलावल की पॉलिटिकल पार्टी पीपल्स पार्टी की है, लेकिन वो तकारीर ऐसे करते हैं जैसे कि उन्हें कभी यहाँ मौका ही नहीं मिला। हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो इनकलाब ले आएंगे। भाई, आपने कुछ करना होता तो गुज़िश्ता 40-50 साल से आप मुसल्लत हैं। आज़ाद कश्मीर में आप और मुस्लिम लीग नून लगातार हुकूमत करते चले आ रहे हैं।
तो आज तक आप कुछ ना कुछ तो कर देते आज़ाद कश्मीर के लोगों का, क्योंकि आज तक आपने आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए कुछ नहीं किया, तो लोग आप पे भरोसा क्यों करें? और लोग भरोसा कर भी नहीं रहे। मैं सीरियसली आपको बता रहा हूँ, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते तो पीपल्स पार्टी 2-3 सीटों तक भी शायद बहुत मुश्किल से पहुँचती। इन हालात में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और पीटीआई अगर इलेक्शन लड़ते तो वो स्वीप कर जाते। पीएमएलएन के हालात तो बिल्कुल ही ख़राब है ना, वो तो पीपल्स पार्टी से भी गई गुजरी सूरत हाल में। उनका सारा इन्हिसार इस बात पे है कि जो पंजाब के अंदर जम्मू कश्मीर वाली सीटें रखी गई हैं मुहाजिरीन की, वो वहाँ से कुछ सीटें जीत के और कुछ आज़ाद कश्मीर में उनको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट तर्स खा के कुछ सीटें दे दे तो किसी और के साथ मिलकर वो कोई हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाए। इसके अलावा उनकी हैसियत कुछ नहीं है। बहरहाल बिलावल साहब लगे हुए हैं जनाब कि मैं अब ये भी लेके दूंगा, वो भी लेके दूंगा। आज़ाद कश्मीर में मुकाबला इस बात का नहीं है कि हुकूमत कौन बनाता है, वहाँ मुकाबला इस बात का है कि कठपुतली कौन बनता है। यानी वहाँ पे जो सेक्टर कमांडर हैं या एजेंसियाँ हैं, उन्हें अपने लिए कठपुतली सरकार चाहिए। अब वो कठपुतली सरकार के ओहदे पे कौन आकर फायज होता है, कौन अच्छा परफॉर्म करता है, इसके लिए इसका मुकाबला चल रहा है पॉलिटिकल पार्टियों में जूते पॉलिश करने का। पीएमएलएन में, पीपल्स पार्टी में, आईपीपी में और उनके साथ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में, ये सारे जूते पॉलिश कर रहे हैं। जो ज़्यादा चमकाएगा उसको ज़्यादा सीटें मिल जाएंगी। इस वक्त तक की सूरत हाल तो नाज़रीन ये है। पीएमएलएन के आप काम चेक करें, इन्होंने 10 इलेक्ट्रो बसें रवाना कर दी हैं आज़ाद कश्मीर के लिए। वो कहते हैं मरी पहुँच भी गई हैं। ये मुझे अच्छी तरह याद है, एक दिन ये सियालकोट वाला जो रोड है ना, इलेक्शन आने वाला था तो हमजा शहबाज ने कहा जी यहाँ पे फ़ौरन जो है बसें चलानी है, आज चलानी है, कल चलानी है, बस 1-2 दिन के अंदर चलानी है आपने। तब हमजा शहबाज के बाद इख्तियार था, तो यहाँ एक इलेक्शन होने जा रहा था। तो उन्होंने कहा जनाब कि अब कैसे बसें चला सकते हैं, खुदा का नाम लें, हम इस रोड के ऊपर, ये रोड ही तैयार नहीं है इस बस के लिए, और ये इस बस का ये रूट ही नहीं बनता। उसने कहा भाई बस चला दो, एक दिन के लिए इलेक्शन के लिए चला दो, इलेक्शन के अगले दिन बेशक बंद कर देना, लेकिन फ़िलहाल को 10 दिन 5 दिन चला दो इसको। ये जनाब हमजा शहबाज के दफ्तर में जो बंदा काम करता था उसने मुझे बताया। उसने कहा सर ये इतना इलेक्शन के करीब आकर पागल हो जाते हैं कि इन्हें लगता है कि कोई भी चीज़ कहीं पे भी चलानी है ना, इनको अगर कोई ना सड़क के ऊपर जहाज़ चला दे वो भी चला देंगे किराए पे लेके कि इलेक्शन में हमें वोटें पड़ जाए किसी तरह। अब ये इन्होंने 10 बसें रवाना कर दी हैं। कोई इसकी फिजिबिलिटी नहीं बनाई गई, कोई इसकी बजटिंग नहीं हुई, कोई इसके तकनीकी तैयारियां नहीं की गई, बस बसें भिजवा दी, पहुँच रही जी कश्मीर, वहाँ पे चलेगी। ये तो बादशाहत वाला निज़ाम है ना, किसने ख़रीदी, किसके लिए ख़रीदी, कहाँ से निकाली गई, कहाँ भिजवाई गई, किसकी मलकियत थी, कहाँ पे जाकर चलेंगी, वहाँ चलाने वाला कौन होगा, इसके ऑपरेटर्स कौन होंगे, इसके ड्राइवर जो हैं वो यहाँ पंजाब के हैं, आज़ाद कश्मीर के लोगों को ट्रेनिंग, ये तो लंबा प्रोसीजर होता है। ये तो बादशाहत है, यहाँ से उठाई वहाँ पहुँचा दी। ये क्या तरीका है कि यहाँ से बसें उठाई वहाँ पहुँचा दी, और इलेक्शन कमीशन जो है वो इसका कोई नोटिस ही नहीं ले रहा। एक पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त इलेक्शन लड़ रही है आज़ाद कश्मीर में, और वही पॉलिटिकल पार्टी बसें भिजवा रही है आज़ाद कश्मीर में कि जनाब ये बसें वहाँ पे चलाएं। तो ये तो वो सरकारी पैसे से, किसी के बाप का पैसा तो नहीं है। मरीम नवाज़ को रायवंड के अकाउंटों से निकाल के तो नहीं लाई ना ये हुसैन नवाज़ की बसें हैं, ना हसन नवाज़ की बसें हैं, ना नवाज शरीफ इनका मालिक है। तो नवाज शरीफ ने जाके ऐलान कर दिया, मरीम नवाज़ ने कहा ओके, वहाँ डांस करके दिखा दिया बाबा जी ने, उसके बाद इन्होंने कहा जनाब बसें जा रही हैं। यार ये तो अवाम की बसें हैं ना, तो अवाम के माल को ऐसे खर्च करते हैं ये बादशाह बन के अपने ज़ाती मफाद के लिए, कि कोई बादशाह भी शायद ऐसे अवाम का पैसा नहीं लुटाता होगा। इमरान खान साहब की बहन उस्मा खानम ने कुछ स्टेटमेंट दिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके पास मुकदमा एक के बाद होते जा रहे हैं बहनों के ऊपर। उनके ऊपर वो डीजी खान वाला मुकदमा था, तो उसकी वो सुनवाई थी, तो वहाँ पे उन्होंने बातचीत की। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान इस बात को जानते थे कि उन्हें कैद तन्हाई में डाल दिया जाएगा, उन्हें इस बात का अंदाज़ा था, इसलिए उन्होंने बहुत सारे अहकामात और पैगामात दिए थे। हमने वो तमाम पैगामात, चाहे वो एलानिया थे चाहे वो खुफिया थे, वो दोनों तरह के पैगामात हमने पार्टी तक और आवाम तक पहुँचा दिए। अब ये पीटीआई पे मुनहसर है कि उन्होंने क्या करना है। जेल से किसी भी किस्म के पैगाम की इस वक्त ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी इंस्ट्रक्शन चाहिए थी इमरान खान से, वो इमरान खान दे चुके हैं, लिहाजा उस पर अमल दरामद करने का वक्त है, ये इमरान खान की बहन ने कहा, और ये पीटीआई पे मुनहसर है। और हम हर चीज़ बता भी चुके हैं। हमने तो ये भी दरख्वास्त भी की कि इमरान खान साहब का जो ट्विटर अकाउंट है वहाँ पे उनके पैगामात दोबारा चलाए जाएँ। जिस पे ये नहीं किया गया तो हमारी दरख्वास्त है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों से, उन्होंने कहा कि वो इमरान खान साहब के जो पुराने बयानात हैं जो उन्होंने दिए थे उस दौर में, वो निकाल कर चलाएँ।
ताकि पता चले कि इमरान खान ने कौन सी वाज़े इंस्ट्रक्शंस दी थी। बहरहाल तहरीक इंसाफ ने पेशावर में जलसा करने का फ़ैसला किया, तो क्या इस जलसे के बाद वो एक तहरीक का आगाज़ कर पाएंगे? देखिए, मार्जिन ही बहुत थोड़ा रह गया सुहेल अफरीदी के पास। सुहेल अफरीदी के पास बहुत बड़ा मौका था कि वो लाखों नौजवानों की एक तगड़ी तंजीम साजी करते, नौजवानों को इकट्ठा करते, गली गली मोहल्ले मोहल्ले वो भेजते अपने लोगों को, ख़ुद भी वक्तन फ़वक्तन जाते, एक पूरी स्ट्रीट मूवमेंट का एक स्ट्रक्चर खड़ा करते। उन्हें पता होता कि मैं कब आवाज़ दूंगा तो किस शहर से कितने लोग निकलेंगे, किस शहर से कितने लोग निकलेंगे, कितनी बड़ी तादाद में लोग निकल कर बाहर आएंगे। उनको इस बात का आइडिया होना चाहिए था कि मैं 10 लाख, 15 लाख, 22 लाख, 25 लाख कितने लोग मैं इकट्ठे कर सकता हूँ। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नौजवानों को इकट्ठा करना कोई प्रॉब्लम नहीं था। उस वक्त उम्मीद भी बहुत थी जब सुहेल अफरीदी नए नए आए थे, लेकिन उस उम्मीद को सुहेल अफरीदी साहब ने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ पे अमल किया कि मायूसी में बदल दिया। लेकिन अभी भी सारा कुछ कभी भी ज़ाया नहीं होता। आपके पास हमेशा एक मौका होता है कि आप निकलें और निकल के साबित करें अपने आप को। तो सुहेल अफरीदी अब ये जलसा करने जा रहे हैं पेशावर के एक स्टेडियम में, तो क्या यहाँ से एक तहरीक शुरू हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। और कहा भी ये जा रहा है कि शायद वो लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे, वो तारीख देंगे, फ़लानी तारीख को हम लॉन्ग मार्च में आएंगे या लोग तैयारी पकड़े हमने निकलना है। हो सकता है कि सुहेल अफरीदी ये भी कह दें, हो सकता है वो कोई डेडलाइन दे दें। इस बारे में खबरें आ रही हैं, लेकिन क्या ये अब तहरीक खड़ी कर पाएंगे? बहुत मुश्किल मुझे दिखाई देता है। कि माजी में तो मैंने यही देखा है कि बड़े बड़े दावों के साथ एक जलसा होता है और जलसा ख़त्म होता है, लोग घरों को जाते हैं और उसके बाद फिर अगली तारीख दे दी जाती है। देखिए, तहरीक चलाने के लिए ना तारीख़ों की ज़रूरत नहीं होती, हालात ऐसे होते हैं कि तहरीकें चलती हैं। हालात तो बने हुए हैं तहरीक चलाने वाले। जो हालात इंडिया में हैं, जेनज़ी वहाँ पे निकल आई है, उससे बहुत बुरे हालात पाकिस्तान में हैं। तहरीक चलाने के लिए लवाजमात तो पूरे हैं। किसान रुल गया। अभी 10 लाख टन गंदम इन्होंने फ़ैसला किया वफाकी हुकूमत ने कि ये मंगवाने जा रहे हैं बैरून मुल्क से फ़ौरी तौर पे। ये कहाँ से मंगवाएंगे? यूक्रेन से ले लेंगे, अमेरिका भी खुश हो जाएगा। रशिया से शायद नहीं ले पाएंगे क्योंकि अमेरिका उतना खुश नहीं होगा। हो सकता है ये गंदम अमेरिका से ही मांग लें, वही इसके अंदर बीच में कंट्रीब्यूट कर दें। तो 10 लाख टन गंदम इनको फ़ौरी तौर पे चाहिए। और ये वो मुल्क है जो ज़रई मुल्क है। किसी भी हुकूमत में कोई भी हुक्मरान हो, कभी भी हमें गंदम अगर बाहर से मंगवानी पड़े तो ये डूब मरने का मुकाम है। कि एक ज़रई मुल्क के अंदर जहाँ पे बेहतरीन माहौल है, किसी किस्म की कोई आफत भी नहीं आई इस साल, कोई तबाही भी नहीं हुई, कोई तूफ़ान भी नहीं आए, इसके बावजूद आप गंदम का 10 लाख टन फ़ौरी तौर पे मंगवा रहे हैं। आपको फ्यूचर में और भी मंगवानी पड़ेगी। ये हालात होंगे अभी, क्योंकि डिमांड हमारी ज़्यादा है और गवर्नमेंट की पॉलिसी इतनी बुरी है कि आपने अपनी मईशत को तबाह कर दिया, ख़ास तौर पे अपनी ज़राअत को। किसान बिल्कुल खुश नहीं है। ना किसान के साथ खड़ी हो पाई पीटीआई अपोजिशन के तौर पे, ना मज़दूर के साथ, ना किसी गरीब के साथ, ना तालिब इल्म के साथ, ना नौजवान के साथ, ना बिजली के बिलों के ख़िलाफ़, ना गैस के बिलों के ख़िलाफ़, ना ये खड़े हो पाए पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के ख़िलाफ़। तो इन्होंने तो किसी किस्म का कोई पब्लिक का हाथ ही नहीं पकड़ा। इन्होंने जब भी कभी मुश्किल या मुसीबत आई तो पब्लिक के साथ खड़े होना चाहिए था। ये कभी पब्लिक के साथ खड़े ही नहीं हुए। इन्होंने पब्लिक की बात ही नहीं सुनी और पब्लिक को ये कहते हैं कि वो निकलते नहीं हैं, वो हमारे पीछे नहीं आते, वो हमारे साथ खड़े नहीं होते। तो फिर आप कैसे उनसे इस किस्म के शिकवे और गिले कर सकते हैं? भारत में जो जेनज़ी है उसके पीछे अब भारत में कुछ लोग बोलना शुरू हो गए कि पाकिस्तान का हाथ है। खुदा का नाम ले यार, हम अपने बखेड़े हमसे नहीं संभाले जा रहे। बलूचिस्तान हमारा जल रहा है, कबायली इलाकों में आग लगी हुई है, रोज़ाना हमारे ऊपर खुद कुछ धमाके हो रहे हैं, पैसे हम पूरी दुनिया से मांग रहे हैं। यूएई के पैसे हमने वापस करने थे, सऊदी अरब से उधार लेके वापस किए। अभी 10 अरब डॉलर हमने अमेरिका से मांगे। हम इन्वेस्टमेंट करेंगे भारत के अंदर और हम ये चलाएंगे भारत के अंदर तहरीक। सवाल ही पैदा नहीं होता भारत के अंदर हम तहरीक चलाएं। हमारी सरकार की तो इतनी हैसियत नहीं है कि वो अपने लिए थोड़ा सा आवाम को कायल कर ले या कुछ कर पाए। हमारी सरकार पाकिस्तान के अंदर 10,000 बंदे का इज्तिमा नहीं कर सकती। आप कह रहे हैं इंडिया के अंदर वो इज्तिमा करवा रहे हैं बहुत बड़े बड़े, तो ये जेनज़ी के पीछे पाकिस्तान है। तो ये सब झूठ है। ये ना दोनों मुल्कों की जो एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत है ना, ये जब भी कोई बोंगी मारते हैं ना या अपनी नालायकी और नकम्मेपन को छुपाते हैं तो ये दूसरे मुल्क के पीछे छुपा देते हैं। पाकिस्तान में ज़रा कुछ हो जाए, फितनतुल हिंदुस्तान, भारत इसके पीछे है, पाकिस्तान का दुश्मन मुल्क भारत इसके पीछे है, अपनी नाअहली के ऊपर बात नहीं करते। इसी तरह भारत में ज़रा कुछ हो जाए वो उठा के पाकिस्तान पर डाल देते हैं। तो यहाँ पे ना इन्होंने एक अच्छा वतीरा पकड़ा हुआ है कि तुम मेरी बुराई कर देना, मैं तुम्हारी बुराई कर दूंगा, मेरे लोग भी मुतमईन हो जाएंगे, तुम्हारे लोग भी मुतमईन हो जाएंगे। तो तरीका वारदात तो ये है। इमरान खान की हम बात कर रहे थे, तहरीक की बात कर रहे थे, तो तहरीक जो है वो तारीखों की मोहताज नहीं होती। हालात ऐसे बन जाते हैं कि तहरीक चल पड़ती है। हालात तो बने हुए हैं।
क्या तहरीक इंसाफ चला पाएगी? अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड कहता है कि मुश्किल है। लेकिन मायूसी तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। कभी कभी आपको थोड़ी सी उम्मीद रखनी चाहिए कि शायद कोई तहरीक चले और ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज़ उठाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अजीब काम कर दिया। जब ऐसे काम होते हैं ना तो फिर और ज़्यादा अदलिया से मायूसी होती है। सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच बना था 3 रुकनी, जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब, इनकी सरबराही में। ये 3 रुकनी बेंच ने फैसला ये दिया है कि नैब के जो केसेस हैं इनके ऊपर जब ये सुप्रीम कोर्ट में केसेस आएंगे ना ज़मानत के लिए, तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं सुनेगी बल्कि आईनी अदालत सुनेगी, वफाकी आईनी अदालत ये केस सुनेगी। अब आईनी अदालत में सारे जजेस अपनी मर्जी के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बिठाए हुए हैं। उन्हें तो अगर कोई छोटा मोटा फौजी ऑफिसर भी फैसला लिख कर ला कर दे दे तो वो पढ़ के सुना देंगे। आईनी अदालत की औकात इतनी है और वो दिखाई भी देती है। जिस तरह उन्होंने मखसूस नशिस्तों का मामला किया, जिस तरह उन्होंने फौजी अदालतों का मामला किया कि सिविलियन को वो सज़ा दे सकती है, तो वो आईनी अदालत कुछ भी कर सकती है। अब ये फैसला जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब ने 3 रुकनी बेंच ने फैसला क्यों दिया? देखिए, ये फैसला इमरान खान से जान छुड़ाने के लिए कि इमरान खान का केस सुप्रीम कोर्ट में आए ही ना, क्योंकि अल्टीमेटली इमरान खान का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आना था, लेकिन उसको आईनी अदालत में भेजा जाएगा। ये नैब के केसेस की अपीलें अब आईनी अदालत में ज़मानत के मामला जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह तय कर दिया है कि उन्होंने इमरान खान को और बुशरा बीबी को सज़ा देनी ही देनी है। अब जो मर्जी कर लें, उन्होंने सज़ा देनी ही देनी है, क्योंकि अदलिया को कंप्रोमाइज़ किया गया है। बाहर से जजेस ला के इसीलिए बिठाए गए हैं ताकि जितना हो सके उनको सज़ा दी जा सके। उन्हें सज़ा दी जाएगी जब वो ज़मानत के लिए आएंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगी जी हमारा फैसला मौजूद है, ये मामला आप आईनी अदालत में ले जाएं। अब आईनी अदालत पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई ही इसलिए है कि वो अपने काम करवा सके। तो वो आईनी अदालत इमरान खान और बुशरा बीबी को कभी भी ज़मानत नहीं देगी, बल्कि जो आसिम मुनीर साहब चाहेंगे वो मामला बिल्कुल वैसे ही कर देंगे, बिल्कुल वैसे कर देंगे। अब आप जो मर्ज़ी कर लें, उल्टे लटक जाएं, सीधे लटक जाएं, आईनी तरामीम के बाद आपके पास कोई रास्ता नहीं है सवाए इसके कि आप अवामी ताकत से इस टोले को इक़्तिदार के ऐवानों से निकाल के बाहर फेंक दें। इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। सिस्टम के अंदर इन्होंने इतने शिकंजे लगा दिए हैं कि अब सिस्टम के अंदर रहते हुए आप इन चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते, या इन चीज़ों के ऊपर आप किसी भी किस्म की उम्मीद नहीं रख सकते कि जनाब अदालत से ये मिल जाएगा, पार्लिमान से ये मिल जाएगा, बतौर अपोजिशन हम ये हासिल कर, कुछ भी नहीं कर सकते। आपको अवामी ताकत के साथ खड़े होना पड़ेगा, आज हो जाए साल बाद हो जाए। नाज़रीन, सऊदी अरब वाली खबर मैं आपको बार बार देता रहता हूँ, उसमें एक डेवलपमेंट है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। वहाँ पे डॉक्टर साद अल फकीया हैं, ये सऊदी अरब के अपोजिशन लीडर के तौर पे इन्हें लिया जाता है। इन्होंने ना सऊदी अरब और अमेरिका का जो एटमी मुआहदा होने जा रहा है उसकी हकीकत बयान की है अपने एक स्टेटमेंट में। वो ये कहते हैं कि ये जो एटमी प्लांट लगाया जाएगा या मंसूबा लगाया जाएगा, ये सऊदी सरजमीन पे अमरीकी इसको तामीर करेंगे, अमरीकी ही इसको चलाएंगे। इसमें सऊदी अरब का कोई भी बंदा नहीं होगा। इसके अंदर क्या जाता है प्लांट के और इसके अंदर से बाहर क्या आता है, इसका मुकम्मल कंट्रोल अमरीकियों के पास होगा। लेकिन 113 अरब सऊदी रियाल इसके ऊपर जो लागत आएगी वो सऊदी अरब देगा। सऊदीया का इसमें वाहिद किरदार सिर्फ इतना ही है जितना कि अमरीकी अड्डे सऊदी अरब में है, जैसे वो होंगे वैसे ही ये प्लांट भी यहाँ पे होगा। तो इसमें हमारा कोई ऐसा सऊदी अरब का किरदार नहीं है, उन्होंने ये कहा। ये स्टेटमेंट नाजरीन उस वक्त सामने आया जब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये लगातार दबाव डाला जा रहा है कि इस एटमी मुआहदे के लिए सऊदी अरब को इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। इस पर हम नज़र रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।